इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन ये अक्सर तुकबंदी करता है। हाँ मार्क ट्वेन का ये मशहूर कथन है। हाँ बिल्कुल। और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के जो ये 7 दशक रहे हैं, उतार चढ़ाव भरे, उस पर ये बात शायद मतलब एकदम सटीक बैठती है। सही कहा। आज हम इसी जटिल रिश्ते की एक तरह से गहरी पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसा संबंध जो शीत युद्ध के समय शुरू हुआ था और आज भी आप देखिए दुनिया बदल रही है और ये रिश्ता भी लगातार करवटें बदल रहा है। तो हमारी आज की जो ये चर्चा है, ये हाल की कुछ घटनाओं और लंबे ऐतिहासिक संदर्भ दोनों पर आधारित है। और इसमें हमने द हिंदू जैसे जो प्रकाशन है, उनके विश्लेषण को भी शामिल किया है जी। और देखिए हाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस विषय को फिर से मतलब सुर्खियों में ला दिया है। हाँ, वो जनरल मुनीर की यात्राएं। हाँ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की 2025 में वो जो लगातार वॉशिंगटन यात्राएं हुई, और शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये में बदलाव। बिल्कुल। वो याद है 2018 में उन्होंने क्या कहा था? हाँ, बहुत तीखी टिप्पणी थी पाकिस्तान पर। और अब देखिए, ना सिर्फ गर्मजोशी दिख रही है, बल्कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में तेल क्षेत्रों और वो दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स, उनके सौदों की भी फुसफुसाहटें। हाँ, ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन संकेत तो है। जाहिर है, ये विषय भारत के लिए तो मतलब बहुत ही अहम है। चीन पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, हाँ, वो धुरी बिल्कुल, दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन और भारत की अपनी विदेश नीति, इन सब पर इसका सीधा असर पड़ता है जी। और खास तौर पे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति के नजरिए से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये आईआर का एक क्लासिक केस स्टडी है। बिल्कुल। और बेशक जो लोग सामान्य रूप से दुनिया को समझने में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि चल क्या रहा है। तो आज हम इस रिश्ते की जो अलग अलग दौर रहे हैं, अहम मोड़ आए हैं, इसके अंदर के जो विरोधाभास हैं और भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारा इरादा सिर्फ तथ्य बताना नहीं है, बल्कि इस उलझे हुए रिश्ते की एक आलोचनात्मक पड़ताल करना है। जी, एक विमर्श। हाँ, एक विमर्श। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इस रिश्ते को समझने के लिए ना, पाकिस्तान की जो बुनियादी रणनीतिक मजबूरियां हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा। देखिए, बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान की जो सुरक्षा सोच है, वो मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित रही है। हाँ, ये तो जग जाहिर है। और भारत के मुकाबले अपनी जो उनकी सैन्य और आर्थिक कमजोरी है, उसको पाटने के लिए पाकिस्तान की सेना ने हमेशा 2 रास्ते अपनाए हैं। क्या है वो? पहला तो ये कि देश की जो अंदरूनी राजनीति है, उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना, और दूसरा बाहरी ताकतों से गठबंधन बनाना, मदद लेना। अच्छा। तो शीत युद्ध के शुरुआती दिनों में ये बाहरी ताकत अमेरिका थी। हाँ। लेकिन जैसे जैसे हाल के दशकों में भारत अमेरिका संबंध गहरे हुए, पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी नजदीकियां तेजी से बढ़ाई हैं। हाँ, ये शिफ्ट दिखा है। हाँ, ये एक तरह का संतुलन साधने का खेल है, जो पाकिस्तान अपनी स्थापना के वक्त से ही खेलता आ रहा है। और यही संतुलन साधने की कोशिश इस रिश्ते के उतार चढ़ाव की एक बड़ी वजह रही है। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखिए हालिया घटनाक्रम और भी ज्यादा ध्यान खींचते हैं। अप्रैल 2025 में जनरल मुनीर का वो भाषण, जिसमें उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। हाँ, उसकी काफी चर्चा हुई थी। और उसके कुछ ही दिन बाद पहलगाम में वो आतंकी हमला हुआ, जिसकी भारत में जाहिर है कड़ी प्रतिक्रिया हुई जी। लेकिन इन तनावों के बावजूद कुछ ही महीनों के अंदर जनरल मुनीर वॉशिंगटन के लगातार दौरे करने लगे। जून 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में लंच, हाँ, फिर अगस्त में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात और सितंबर में फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ व्हाइट हाउस दौरा। इतनी जल्दी? कहीं ना कहीं वॉशिंगटन की पाकिस्तानी सेना के साथ सीधे संपर्क साधने की उत्सुकता दिखाती हैं और इसने स्वाभाविक रूप से भारत में चिंता पैदा की। बिल्कुल। ये बदलाव इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि 2018 में यही राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 अरब की मदद दी और बदले में सिर्फ झूठ और धोखा पाया। हाँ, वो ट्वीट काफी वायरल हुआ था। और आज उनका लहजा एकदम बदला हुआ है। यही बात दिलचस्प हो जाती है। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान में कथित तेल क्षेत्रों का जिक्र, जबकि ऐसे किसी बड़े भंडार का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा अजीब था। और हाल में वो अमेरिका पाकिस्तान के बीच दुर्लभ खनिज सौदों की अपुष्ट खबरें, ये सब शायद वॉशिंगटन के बदलते रणनीतिक नजरिए का संकेत है। हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे भू राजनीतिक जरूरतें इस रिश्ते को अचानक नई दिशा दे सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी कई बार हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उतार चढ़ाव तो इस रिश्ते का मतलब स्थायी चरित्र रहे हैं। पिछले 7 दशकों में इसके कई चरण रहे हैं।
हाँ। शीत युद्ध के दौरान पहला अहम चरण 1954 में शुरू हुआ, जब दोनों देशों ने वो पारस्परिक रक्षा सहायता समझौते पर दस्तखत किए थे। अच्छा, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट। हाँ, इसके बाद पाकिस्तान सीटों का सदस्य बन गया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो शीत युद्धकालीन गठबंधन। जी, 1956 में तो पाकिस्तान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पेशावर के पास से सोवियत संघ की जासूसी के लिए U-2 विमान उड़ाने की इजाजत भी दे दी थी। अरे हाँ, वो U-2 वाला किस्सा। जी, फिर 1959 में एक और द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसने अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी। अच्छा वो अयूब खान और अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का दौर था ना, जी। तब पाकिस्तान को एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी कहा गया था। मोस्ट एलाइड एला। हाँ, वही। ये वो दौर था जब अमेरिका को सोवियत विस्तारवाद रोकने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए अमेरिका की। लेकिन इस सुनहरे दौर में भी क्या दरारें जल्दी ही दिखने लगी? हाँ, बिल्कुल। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत को सैन्य मदद दी और पाकिस्तान को समझाया कि वो इस मौके का फायदा उठाकर कश्मीर में कोई कार्रवाई ना करे। ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। जाहिर है। फिर आया 1965 का साल। राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। हाँ। उन्हें उम्मीद थी कि स्थानीय लोग विद्रोह कर देंगे और अमेरिका कूटनीतिक और सैन्य रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल। अमेरिका ने न सिर्फ मदद से इनकार किया, बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों पर हथियार बेचने पर पाबंदी लगा दी। ओह, तो ये एक बड़ा मोड़ था। हाँ, यहीं पर रिश्ते की दिशा बदलने लगी। पाकिस्तान को शायद पहली बार ये एहसास हुआ कि अमेरिका के वादे हमेशा जमीनी हकीकत में नहीं बदलते। मतलब वो भरोसे वाली बात खत्म हो गई। हाँ, वो एक भरोसेमंद साथी की छवि टूट गई और वो एक अविश्वसनीय सहयोगी लगने लगा। इसी मोह भंग के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करने शुरू किए। अच्छा, तो चीन की तरफ झुकाव यहीं से तेज हुआ। हाँ, ये सोचते हुए कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। कुछ ऐसी ही निराशा 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी हुई। उस वक्त निक्सन थे अमेरिका। हाँ, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की हमदर्दी पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन अमेरिकी मदद, वो USS एंटरप्राइज जहाज का बंगाल की खाड़ी में आना, वो इतनी देर से आई कि युद्ध का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। जी। तो इस दौर के बाद फिर एक नया चरण आया होगा। हाँ, उस दौर के बाद शीत युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण चरण 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के साथ शुरू हुआ। अच्छा, सोवियत इन्वेजन। इस सोवियत दखल ने उसे मॉस्को को उसी के पिछवाड़े में घेरने का एक सुनहरा मौका दे दिया और इस रणनीति में जनरल जियाउल हक के शासन वाला पाकिस्तान अमेरिका का अपरिहार्य भागीदार बन गया, इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। अच्छा, तो जिया का दौर शुरू हुआ। जी, 1980 से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक पाकिस्तान को करीब $5 अरब की अमेरिकी सैन्य और आर्थिक मदद मिली। काफी बड़ी रकम है। हाँ, और इसके अलावा अफगान मुजाहिदीन को हथियार और पैसा पहुंचाने का जो गुप्त ऑपरेशन था, वो भी पाकिस्तान के जरिए ही चला। जनरल जिया ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। एक तरफ वो अमेरिका से मदद ले रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने भारत के खिलाफ परोक्ष युद्ध मतलब प्रॉक्सी वॉर तेज कर दिया। हाँ, पंजाब और कश्मीर में। और साथ ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को भी गति दी। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका जानबूझकर आंखें मूंदे हुए था? मतलब उन्हें वाकई अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है? देखिए, ये एक जटिल सवाल है। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की भनक थी, लेकिन जब तक सोवियत फौजें अफगानिस्तान में थीं, तब तक अफगान युद्ध जीतना उनकी पहली प्राथमिकता थी। अच्छा, मतलब प्राथमिकता अफगान युद्ध थी। हाँ, तो उन्होंने इसे एक तरह से नजरअंदाज किया या कम से कम सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन जैसे ही 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से निकली, कहानी बदल गई। हाँ, अमेरिकी प्राथमिकता बदल गई। पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई, मदद घट गई और परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। वो प्रेसलर संशोधन वाला मामला। हाँ, खास तौर पर 1990 का प्रेसलर संशोधन, जिसने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी रोक दी। अच्छा। इसके बाद अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ बढ़ने लगा। ये फिर से वही पैटर्न दिखाता है, जरूरत खत्म, रिश्ता ठंडा। ये चक्र तो वाकई बार बार घूमता है। और फिर आया 11 सितंबर 2001 का हमला। उसने तो सब कुछ फिर से बदल दिया। बिल्कुल। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद में अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा भी था
कि कैसे अमेरिका के भारी दबाव के बाद पाकिस्तान को अनिच्छा से आतंक के खिलाफ युद्ध में शामिल होना पड़ा। हाँ, वो कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था। अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की जमीन, हवाई क्षेत्र और खुफिया सहयोग की सख्त जरूरत थी। नतीजतन रिश्ते फिर गर्मजोशी भरे हो गए। 2002 से 2011 के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए लगभग 18 अरब डॉलर की सहायता मंजूर की। काफी ज्यादा। हाँ, जिसमें F-16 विमानों की नई खेप भी शामिल थी। इतना ही नहीं, 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों पर जो प्रतिबंध लगे थे उन्हें भी हटा लिया गया। लेकिन इस बार भी वो जो सतह के नीचे अविश्वास था, हाँ, वो बना रहा। हाँ, वही बात। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी अधिकारी लगातार इस बात पर संदेह करते रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में वाकई ईमानदार है। खास तौर पर जब ये खबरें आती रहीं कि अफगान तालिबान के कई नेता और लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पनाह लिए हुए हैं। हाँ, वो क्वेटा शूरा की बातें चलती थीं। बिल्कुल। और फिर मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में, वो भी पाकिस्तानी सैन्य अकेडमी के बिल्कुल पास, हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। अमेरिकी ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन का मारा जाना, ये इस अविश्वास पर आखिरी मोहर जैसा था। इसने पाकिस्तान की छवि एक ऐसे सहयोगी की बना दी जो दोहरा खेल खेलता है। डबल गेम। जी। ये वास्तव में प्रतिबंधों और विरोधाभासों का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र लगता है। अगर हम देखें तो अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के कुल समय का लगभग 1/3 हिस्सा ऐसा रहा है जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। सहयोग, निर्भरता, फिर मोहभंग और सजा, ये चक्र बार बार दोहराया गया है। बिल्कुल। उदाहरण फिर से देख लीजिए। 1965 में हथियार प्रतिबंध, हाँ। 1977 में सिमिंगटन संशोधन के तहत प्रतिबंध, क्योंकि पाकिस्तान गुपचुप परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। 1990 में प्रेसलर संशोधन, जिसने F-16 रोक दिए। जी। और हाल ही में 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाते हुए $300 मिलियन से ज्यादा की सैन्य मदद रोक दी थी। हाँ, वो हाल की बात है। ये पैटर्न दिखाता है कि ये रिश्ता कितना नाजुक है और स्थायी विश्वास की जगह कैसे हमेशा रणनीतिक जरूरतें हावी रही हैं। प्रतिबंधों का ये सिलसिला दरअसल वॉशिंगटन की हताशा को दिखाता है। उन्हें इस्लामाबाद का रवैया अक्सर अप्रत्याशित, अविश्वसनीय और रणनीतिक रूप से धुंधला लगता है। विडंबना ये है कि कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ने ये दांवपेच शायद अमेरिका के साथ अपने अनुभवों से ही सीखे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। हाँ, इन उतार चढ़ावों के जवाब में पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने रिश्ते लगातार गहरे किए हैं। उसे वो अमरीकी दबाव और अविश्वसनीयता के खिलाफ एक गारंटी के तौर पर देखता है। चीन फैक्टर हमेशा रहा है। 1960s के दशक से ही चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और सेना को काफी मदद दी है। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी एक गहरा विरोधाभास है। किस तरह का? जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए अमरीकी साझेदारी को जरूरी बताती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी समाज के एक बड़े हिस्से में अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ गहरा विरोध है। हाँ, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट काफी है वहाँ। वो 1979 में इस्लामाबाद में अमरीकी दूतावास को जलाए जाने की घटना इसका एक उदाहरण है। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी गुटों ने सालों से अमरीकी ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाया है। उमर सईद शेख का मामला जैसे। हाँ, उमर सईद शेख का मामला, जो अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल था। ये गुट अमेरिका से नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें पनाह उसी देश में मिलती है जो अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद लेता रहा है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसी अंदरूनी कश्मकश को सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से स्वीकार किया, जब उन्होंने माना कि पाकिस्तानी जमीन से चलने वाले आतंकी गुट न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों के लिए भी खतरा है। अच्छा, उन्होंने ये माना? जी। ये बयान अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के केंद्र में मौजूद उस दुविधा को दिखाता है जिससे दोनों देश जूझ रहे हैं। तो क्या ये रिश्ता, जैसा कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब में लिखा था, एक शानदार भ्रम है, मैग्निफिसेंट इल्यूजन? हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल होता है। यानी एक ऐसी साझेदारी जो दिखती तो साझा हितों पर आधारित है, लेकिन जिसकी नींव में गहरा अविश्वास और अलग अलग मंजिलें हैं। फिर भी ये रिश्ता टूटता क्यों नहीं? मतलब क्या वजह है कि ये अब भी बना हुआ है? शायद इसलिए कि आज भी अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने में उसका फायदा है। जैसे कि
चाहे वो आतंकवाद से लड़ाई हो, अफगानिस्तान में स्थिरता लाना हो या फिर पश्चिम एशिया में अपने हितों को साधना हो, कुछ न कुछ जरूरत बनी रहती है। और पाकिस्तान की तरफ से? दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अमेरिका को आर्थिक मदद के एक जरूरी स्रोत के तौर पर देखता है और चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता से बचने के एक विकल्प के तौर पर भी। अच्छा, चीन को बैलेंस करने के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूरतें अक्सर विरोधाभासों से भरी होती हैं। अमेरिकी नीति बनाने वाले भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से वाकिफ हैं, खास तौर पर समाज के उस बड़े तबके से जो अमेरिका का सख्त विरोधी है। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इतिहास का सबक यही है कि ये दोनों देश जरूरत पड़ने पर साथ आते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से निराश भी होते हैं। हाँ, ये तो साफ दिखता है। बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और खासकर भारत पर भी पड़ता रहेगा। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम इसे समेटना चाहें। संक्षेप में कहें तो अमेरिका पाकिस्तान संबंध मुख्य रूप से लेन देन पर आधारित रहे हैं। ट्रांजैक्शनल। हाँ, ट्रांजैक्शनल। इनमें सहयोग और टकराव के दौर आते जाते रहे हैं। भू राजनीति की बदलती हवाएं इन्हें दिशा देती रही हैं और आपसी अविश्वास के साथ साथ पाकिस्तान के अपने अंदरूनी विरोधाभास इस रिश्ते पर हमेशा हावी रही हैं। और अविश्वसनीयता शायद दोनों तरफ से। हाँ, बिल्कुल। अविश्वसनीयता शायद दोनों ही तरफ से इस रिश्ते की एक पहचान बन गई है। इस जटिल कहानी को समझना, खास तौर पर जो यूपीएससी उम्मीदवार हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति की चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों की गहरी समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, पेपर 2 के लिए खास तौर पर। हाँ, साथ ही आम जानकारी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया के इस अहम हिस्से में क्या चल रहा है और क्यों। अंत में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हाँ, क्या इस रिश्ते में बार बार दिखने वाले सहयोग और फिर मोह भंग के चक्र को कोई खास घटना या बदलाव कभी तोड़ पाएगा? या ये ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, या फिर ये शानदार भ्रम यूं ही चलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक अहम सवाल है ये। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विमर्श पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं।